स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, हमने थ्योरेटिकल का जो पार्ट है ना, आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन और थ्योरी अगर समझते हैं तो दो पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। एक तो होता है थ्योरी, जिसमें आपका यथार्थवाद, ठीक है ना, आदर्शवाद हो गया, ये सारे चलते हैं। मतलब उसके अंदर थ्योरी थ्योरी ही हम समझते हैं, ठीक है ना, उसमें हम थ्योरी थ्योरी। और आपका उसके बाद क्या है, सुरक्षा की अवधारणा। तो एक तो ये चलता है, एक ये चलता है, और दूसरी तरफ क्या चलता है, दूसरी तरफ हमारा जो व्यवहार में होता है, ठीक है ना, चाहे आपका यूएनओ हो, ठीक है, इसके अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी अंग हैं वो उनका वर्णन होता है। दूसरा आप इसके अंदर क्या होता है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, रीजनल कोऑपरेटिव जो होते हैं वो होते हैं, है ना, सहयोग संगठन, ठीक है। इसके अंदर आसियान आ गया, सार्क आ गया, और आपका यूरोपियन यूनियन आ गई, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से चलती है। तो हमने ये वाला जो है ये खत्म कर लिया। इसके अंदर हमने मार्क्सवाद नहीं किया है और एक नारीवाद नहीं किया है, हम इसको सबसे लास्ट में करेंगे। और यहाँ से कमाल की बात है कि क्वेश्चन आया ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है ना। मार्क्सवाद से एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आता है थ्योरी में आता है, थ्योरी में आता है। अगर आप ढंग से पढ़ लें तो थ्योरी में, यह ज़्यादा आएगा तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आएगा, ठीक है ना, यहाँ से इसी आएगा। तो आप जब भी इसको पढ़ें, मार्क्सवाद को पढ़ें, तो आप पहले इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ठीक है ना। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। और नारीवाद से भी सेम, नारीवाद की भी सेम यही कहानी है। नारीवाद से भी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस कोई कभी कभार कोई एक आधा आ गया होगा 5-6 सालों में, लेकिन नहीं है, क्योंकि शिवानी ने जब क्वेश्चन पेपर बनाया तो उसने कहा कि सर इन दोनों जगह से क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने ये वाला कर लिया है, और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, अब उनको मैं आपको करवाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद आपका कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो आप लोग ना कर पाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे जो मैंने आपको बताए, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार रिपीट 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 होते रहते हैं। थोड़ा सा उसका बदल दिया जाता है, व्यवहार बदल दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना काम कीजिए। 5+ सब्सक्राइबर, ठीक है ना। ये होंगे कैसे दोस्तों, ठीक है ना, ये होंगे कैसे दोस्तों, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, हाँ, जिन ग्रुप में आप में ऐड हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, जो आपका नेट सेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट पीजीटी जेआरएफ करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, टैट ये सब निकाल रहे हैं, उनको आप ये शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बस, ठीक है ना। क्या शेयर कर दीजिए और कह दीजिए सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेते हैं, और पूरा का पूरा इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस का पूरा कोर्स करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी ये 500 होगा। अदरवाइज आप वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये 500+ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नहीं हो पाएगा, फिर ये मुश्किल क्या हो ही नहीं पाएगा। तो ये जब भी होगा तब आपकी मदद से ही होगा, आपकी हेल्प से ही होगा। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। और जो बच्चे नेट सेट जेआरएफ
पीजीटी, है ना, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, बीए, एमए, ये दोनों पोल साइंस से, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक्स से तो पहुंच जाओगे, नहीं, ठीक है, पोल साइंस से कर रहे हो। और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, वहाँ ये काम आएगा, ये यहाँ काम आएगा। उसके अलावा अगर और कोई अपना टाइम बेकार कर रहा है तो मेरा अनुरोध है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, कोई फायदा नहीं है उसे देखने का, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। PYQ, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। क्या है, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी वर्ष में आए हुए हैं। शिवानी ने बड़ा सोच समझ के ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, तो इनको ध्यान से समझ लेना। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके लिए भी क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है ना, कि ताकि उनको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। शक्ति संतुलन का सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, क्या शक्ति संतुलन होता है, युद्ध होता है, असाम्य अवस्था होती है, यथापूर्व स्थिति होती है। तो संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस। बैलेंस कैसे, जैसे दो पड़ले होंगे तो इनमें बराबर बराबर होगा। युद्ध क्या होगा, फाइट, ठीक है ना, फाइट। तो क्या ये फाइट करते शक्ति संतुलन का सिद्धांत का लक्ष्य फाइट नहीं। असाम्य अवस्था मतलब ऐसी अवस्था जिसमें विषमता हो, क्या हो, विषमता हो। तो क्या ये है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य, नहीं। क्या है दोस्तों, यथापूर्व स्थिति, मतलब जो पहले स्थिति थी वो स्थिति बना दी जाए, ठीक है ना, वो स्थिति बना दी जाए, यही शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है, ठीक है ना। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है, यथापूर्व स्थिति, मतलब जो स्थिति पहले थी वो बहाल कर दी जाए। दोस्तों जब युद्ध होता है ना, युद्ध, तो युद्ध में जब विराम लगाया जाता है, विराम, तो यथापूर्व स्थिति घोषित कर दी जाती है, ठीक है ना, यथापूर्व स्थिति घोषित कर दी जाती है कि भाई जो पहले जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी, अब उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या शक्ति संतुलन का के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, यथापूर्व स्थिति। आप ये वर्ड याद रखना, ठीक है ना, अच्छे से रट लेना, समझ लेना, जो मर्जी करना, लेकिन ये यथापूर्व स्थिति का रखना, संतुलन के ऊपर मत जाना, ठीक है ना। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति जो पहले थी, ठीक है। तो क्या है, इसका उत्तर है आपका डी। क्योंकि आप परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन तो होता ही रहेगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, हर साल, हर दूसरे तीसरे साल चेंजेस आते जाएंगे। तो ठीक है, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन पे नहीं जाना है, यथापूर्व स्थिति पे जाना है। यथार्थवाद का जो विचार है या जो थ्योरी है वो परिभ्रमण करता है, ठीक है ना। तो परिभ्रमण से कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड से। परिभ्रमण मतलब कि किसके पास जाता है या उस किसके निकट जाता है, ठीक है ना। अगली बार हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज करके यथार्थवाद का विचार किसके समीप, किसकी बात करता है, किसके समीप जाता है, किसका सहयोग करता है, इस तरह से आ जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ, किसके साथ दोस्तों, राष्ट्रीय हित के साथ। यथार्थवाद पूरा का पूरा शक्ति और राष्ट्रीय हित पे ही जोर देता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और राष्ट्रीय हित को की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। जब आपके पास शक्ति आ जाती है तो राष्ट्रीय हित की स्वयं पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, स्वयं पूर्ति हो जाती है। शक्ति क्या है, एक साधन है, राष्ट्रीय हित क्या है, एक साध्य है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि यथार्थवाद विचार के अंदर में निम्नलिखित में से कौन सा साध्य है और कौन सा साधन है, ठीक है ना। तो क्या है, शक्ति एक साधन है और राष्ट्रीय हित क्या है, साध्य है, ठीक है। तो ये है क्या है, यथार्थ, ये देखो इसका इसका एक्सप्लेनेशन है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। और प्रतिवाद जेम, इसके कौन है, प्रतिपादक कौन है, मार्गेनथाउ है। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है ना। तो इनकी ये पुस्तक है, ये भी पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती है, इसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गठन करते हैं। अब अच्छा, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है वो। सहकारिता के आधार पर, मिलजुल मिलजुल के कार्य करना, आदर्श के आधार पर,
ठीक है, आदर्श में क्या होगा, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाएगा, ठीक है, नैतिकता पर जोर दिया, अराजकता के आधार पर, मतलब ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई सर्वोच्च पावर ना हो और एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते हों, या क्रियाहीनता के आधार पे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ठीक है ना, अराजकता के आधार पर। क्या देखते हैं, ये अराजकता के आधार पर देखते हैं। और यथार्थवादी ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसके जो कर्ता होते हैं वो मानव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, मानव होते हैं। तो ये मानव का स्वभाव क्या चाहता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, और ये कैसे हैं, अहंकारी होते हैं। तो अब बाकी सब चीज़ें तो फिर भी ठीक है, लेकिन लालच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो बहुत विस्तृत होता है। तो अगर एक आदमी लालची है तो उसके फिर लालच का कोई ठिकाना नहीं है, और वो क्या करेगा, अपनी पावर्स को, अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए क्या करेगा, वो युद्ध का सहारा लेगा, ठीक है ना। जिसका उत्तर सी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या है, निरंकुश है, सापेक्ष है, परिसीमित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या है, सापेक्ष है। क्या है दोस्तों, सापेक्ष है ना, 20 का सही उत्तर होगा। उत्तर होगा क्या, ये है, यही है, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। क्या है, वो राजनीतिक पावर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्य एवं मस्तिष्क पर क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दोस्तों ये सापेक्ष है। अब मार्टन कैप्लॉन की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है, कौन है भाई, WTO है, इंग्लैंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन है इसके अंदर। अगर अगर इस समय अगर लाइव होता ना, लाइव है ना, लाइव तो और मजा आता। मैं 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम देता है ना, 30 सेकंड का टाइम देता, और आप लोग आंसर करते है ना, आंसर करते तो और मजा आता। लेकिन मेरे पास लाइव का ऑप्शन नहीं है, और लाइव का ऑप्शन तब होगा जब मेरे पास 1000+ सब्सक्राइबर होंगे। और 1000+ सब्सक्राइबर कब होंगे, जब आप लोग एफर्ट लगाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने 35 से जो 45 डेज का के बीच में मैं आपसे के साथ रहूँगा, तो इसमें टारगेट है 500+ का सब्सक्राइबर का, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करो, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा। तो ये कौन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। तो कैप्लान की दृष्टि में विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण विश्वव्यापी नायक कौन है, किसको मानते हैं वो, तो ये आपका इसको मानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना कि कैप्लान की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये भी याद रखना, मार्टिन कैप्लान को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय में लाने वाले ये मार्टिन कैप्लान थे, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाने का श्रेय किसको है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, किसको है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, ऑप्शंस आपके पास कई सारे होंगे, तो आपको याद रखना है मार्टिन कैप्लान को याद रखना है, मार्टिन कैप्लान, ठीक है। कौन है, मार्टिन कैप्लान है, जो व्यवस्था सिद्धांत की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। क्वेश्चन ये भी यहाँ ये भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनियामक विशेषताएं बतलाई हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी विशेषताएं बताई हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आत्मनियामक होती हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी तथा सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा। तो ये आप सब लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, है ना। किसने कहा, तो ये थे मार्गेन थाऊ जो थे, उन्होंने कहा था
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव है, ठीक है ना। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र भाग लेते हैं, और राष्ट्र क्या भाग लेते हैं, राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं। वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं, वो मानव होते हैं। तो वो उनका जो स्वभाव होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। जैसा उनका स्वभाव होगा वैसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यवस्था होंगे, ठीक है ना। संबंध होंगे और व्यवस्था होंगे। अगर लोभी होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पे कब्जा करने की प्रवृत्ति होगी। और अच्छे भले लोग होंगे तो सबका भला सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। जे मार्गन एक विचारक हैं। दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। क्या है, प्रथम दो बहुत ज्यादा आवश्यक है, शस्त्र और धन। मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने में लगा रहता है, और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ये मार्गेंथाउ का विचार, मैकियावेली का विचार है। लेकिन मार्गेंथाउ भी इसी तरह की बात करते हैं। मानव चरित्र का जो वर्णन करते हैं वो मैकियावेली वाले मानव की से समानता करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। राष्ट्रीय संसाधन या दल प्रणाली, तो कौन सा होगा दोस्तों, ये दल प्रणाली जो है ना, ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति के कौन कौन से तत्व हैं, मैंने उनके बारे में आपको डिटेल से बताया था कि भाई एक नेतृत्व जो होता है वो बहुत अहम होता है, ठीक है ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है तो क्या है, हमारी शक्ति बढ़ गई है, हमारे दूसरों के संग संबंध, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, ठीक है ना। और इसका इफेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे दिखाई देता है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना। क्या है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी बहुत महत्व रखता है। राष्ट्रीय संसाधन जो हमारे पास, किसी देश के पास अगर राष्ट्रीय संसाधन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वो उसके पास पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्या होगी, वो शक्तिशाली होगा। और किसी देश के पास संसाधन कम है तो वो क्या होगा, वो देश कमजोर होगा, वो शक्तिशाली नहीं होगा, उसके पास पावर की कमी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और दल प्रणाली का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं है। कहने के लिए अब देखो लो, अमेरिका में तो दो ही दल है मुख्य, है ना। चीन में तो एक ही दल है, लेकिन फिर भी चीन शक्तिशाली है, उधर वो भी शक्तिशाली है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, फिर भी वो शक्तिशाली है, जैसे भारत है। भारत के पास तो बहुदलीय व्यवस्था है। तो दलीय प्रणाली ये राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित नहीं करती, ठीक है ना, बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है भाई? ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना। ये यथापूर्व स्थिति, ये यथापूर्व स्थिति की बात करेगा। शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या है? यथापूर्व स्थिति बना देने की बात करता है। मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न है। क्या पैटर्न है? सीधे प्रतिरोध का पैटर्न, कि आप सीधे विरोध करो। प्रतिस्पर्धा का पैटर्न, मतलब वो अगर ज्यादा ताकत इकट्ठा कर रहा है तो आप भी उसी में लग जाओ, आप और ज्यादा ताकत इकट्ठा करो। तो ये क्या है? प्रतिस्पर्धा, मतलब प्रतियोगिता करो उसके साथ। और ये क्या है? सीधे विरोध, मतलब उसका विरोध करो। समर्थन का पैटर्न नहीं, समर्थन की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आदर्शवादी, आदर्शवादी करते हैं, ठीक है ना। आदर्शवादी करते हैं समर्थन सहयोग की बात। पारस्परिक विश्वास का पैटर्न, ये भी आदर्शवादियों की बात है, ठीक है ना, आदर्शवादियों का वाक्य है। तो क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है ना साथियों। क्या होगा इसका उत्तर? सही ए, क्योंकि सीधे पैटर्न का, सीधे विरोध का पैटर्न मतलब युद्ध की बात कर रहा है, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, संघर्ष की बात कर रहा है। तो कौन है ये है आपके मार्गेंथाउ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक्सप्लेन, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को सीधे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो
निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? मत प्रचार, अंतरराष्ट्रीय विधि, युद्ध या कूटनीति? तो दोस्तों कूटनीति, मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे से डिटेल से ये चीज समझाई थी कि कूटनीति जो है ना वो राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का वो है, बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। कूटनीति क्या होती है दोस्तों? वार्ता की चालाकपूर्ण चालों को क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। और ये क्या हो, इसमें होता क्या है साथियों, इसमें जो है हम कोई भी देश जब किसी के संग कूटनीति वार्तालाप करता है, संधि करता है, समझौता करता है, तो उसमें क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बातें अपने फेवर में रखने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए की जाती हैं, ठीक है ना? क्या की जाती हैं? ज्यादा से ज्यादा बातें, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए की जाती हैं, कि ऐसा वो वार्तालाप, वो संधि या समझौता ऐसा होगा जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ज्यादा से ज्यादा हो, इसी को कूटनीति कहते हैं। तो ये किस लिए होती है? राष्ट्रीय हित को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, कि भाई अपना राष्ट्रीय हित पूरा होना चाहिए, ठीक है ना? दूसरे वाले का हो ना हो, भाड़ में जाए। अगर हम इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इस संधि में भाग ले रहे हैं, इस समझौते में भाग ले रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। और वो किसके माध्यम से होता है? कूटनीति के माध्यम से, ठीक है। अब ये जो है ना, ये प्रचार, आर्थिक सहायता, ये सब ये अन्य है, ठीक है? क्या ये अन्य है? अन्य है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कूटनीति है दोस्तों, कूटनीति। कूटनीति राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना? आज के टाइम में कोई लड़ाई नहीं चाहेगा, कोई भी युद्ध नहीं चाहेगा, ठीक है? क्या कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है? तो ऐसे में फिर राष्ट्रीय हित बढ़ाने के लिए कूटनीति ही सबसे प्रमुख माध्यम है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है जो देश की विदेश नीति को आकार देता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, नैतिकता की विचार नहीं, ठीक है ना? आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित की प्राप्ति। भाई राष्ट्र की हित की पूर्ति कैसे की जाए? क्या राष्ट्रीय हित की पूर्ति कैसे की जाए, वही विदेश नीति को आकार देता है, ठीक है ना? वही विदेश नीति को क्या देता है? आकार देता है। बिल्कुल सही कथन है ये। यूएसए तानाशाही शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन कर देता है। तो ये एक्चुअली इन्होंने कहा होगा, अरब देशों के संदर्भ में कहा होगा, अरब देशों के संदर्भ में, ठीक है ना? अगर वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर स्थापित हो जाती तो उससे क्या होता है? अमेरिका को नुकसान होता है। वहां पे क्या होता है? अमेरिका को नुकसान होता है। वहां पे अगर अरब देशों में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित होती है, क्योंकि तेल तो वहीं से मिलता है पूरे वर्ल्ड को, और अगर अगर वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तो क्या होगा कि अमेरिका को फिर कि तेल वाली जो हित वाली तेल की जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो किसी को भी देगा और वहां पे पब्लिक की चलेगी। अभी क्या है कि तानाशाही शासन में क्या होता है? राजा की चलती है, और राजा राजा की चलती है ना? तानाशाही शासन में क्या होता है? राजतंत्र होता है, राजा की चलती है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र होगा तो वहां पे जनता का शासन होगा, और जनता क्या करेगी? अपने हित के बारे में सोचेगी। राजा क्या सोचता है? सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है। तो ये इस संदर्भ में कहा गया है। तो इसका जो आई थिंक जो होगा ना, ए सही है, आर सही सही है, व्याख्या करता है, करता है। एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा ए सही, आर सही, व्याख्या नहीं करता, नहीं करता। फिर ए सही, आर गलत, एक ये बनता है ऑप्शन, और एक बनता है आपका ए गलत, आर सही, ये बनता है। तो दोस्तों कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही, तो ये बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना? ऑप्शन बी सही होगा। अब देखें शिवानी ने क्या इसका उत्तर दिया है। हाँ दोस्तों बी है, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब निम्नलिखित में से कौन है भैया जिसने नव न्याय संगत युद्ध का सिद्धांत दिया, ठीक है? नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया। तो इसको अच्छे से याद कर लेना,
ये थे जॉर्ज बुश, ठीक है ना। ये कौन है? ये जॉर्ज बुश हैं जिन्होंने नव न्याय संगत युद्ध का सिद्धांत दिया। सही है। शक्ति संतुलन सिद्धांत, देखो दोबारा ये रिपीट हो रहा है भाई। इसका मतलब ये 3 सालों में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अलग अलग ईयर्स में ये 3 बार आया है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति, युद्ध, असंतुलन, संतुलन। लोग इस पे मार जाते हैं, इस पे मार जाते हैं संतुलन पर। अरे नहीं भाई, ये नहीं है, यथापूर्व स्थिति है। यथापूर्व स्थिति, जो पहले स्थिति है वही स्थिति बना दी जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है। प्रिजनर्स डिलेमा वो परिदृश्य है जो बढ़ाता है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को। दोस्तों किसको? शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ये ऐसा परिदृश्य है जिसमें, हेलो भैया नेट नहीं आ रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ, नहीं आ रहा, बिल्कुल सिग्नल ही नहीं आ रहे मोबाइल के अंदर। वाईफाई के चालू करके देख लिया ना मैंने। 325 नहीं है, 225 है। हम्म। हाँ एक बार प्लीज आप करवाओ ना, सुबह ये रात से ही बंद है। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई नेट लगवा रखा है महीने का ना 500 रुपया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लगवा रखा है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि 500 रुपये, स्पीड अच्छी आती है इसमें। क्या होता है, स्पीड अच्छी आती है वाईफाई में, है ना। वाईफाई में स्पीड अच्छी आती है। तो मेरा वीडियो जो है ना, मैं ये लेक्चर अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो उससे 3-4 मिनट में, 3-4 मिनट में 1 आवर का पूरा वो क्या होता है, अपलोड हो जाता है। पूरा अपलोड हो जाता है फटाफट। तो मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है। और मोबाइल वाला यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, वो तो 3-4 घंटा ले लेगा, है ना, आवर्स ले लेगा। और सारा का सारा वो ले लेगा, फिर कहीं ज़रूरत पड़ेगी डाटा की तो डाटा मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे बैठ के बस अपना टाइम ही स्पेंड कर रहा हूँ। मैं आप RS भी लगा रहा हूँ। मैंने अपना ये स्टूडियो बनाया है। कभी आप एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आप लोगों को डालूंगा कि मैंने कितनी मेहनत की है इस स्टूडियो को बनाने में। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पे इतनी बुकें हैं, इतनी बुक्स हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस की, पोल साइंस की इतनी बुकें हैं कि मैं तो आधा टाइम कानपुर में रहता हूँ। कानपुर में वहाँ पे CSJMU यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे VSSD कॉलेज में हमारा PhD चल रहा है, PhD चल रहा है, ठीक है ना। कोर्स वर्क तो हमारा हो गया, वहाँ पे चल रहा है। तो मैं आधा टाइम 3 से 4 दिन वीक में वहाँ रहता हूँ, ठीक है ना, वीक में। और ये क्या बोलते हैं, मेरी गाइडेंस में मेरी स्टूडेंट है, क्या बोलते हैं, शिवानी। शिवानी वो आती है यहाँ पे और कुछ नहीं करती है। इन बुक्स को पढ़ पढ़ के ही उसने क्या कर लिया, आपका JRF निकाल लिया। उसने बुक्स को ही पढ़ पढ़ के JRF निकाल लिया, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स हैं। अभी मैं कभी आप वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कम से कम 50 प्लस बुक्स हैं सिर्फ पोल साइंस की, और अच्छी अच्छी बुक हैं। मैंने अच्छा कलेक्शन किया है। अगर कोई ऐसा टॉपिक अगर ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास ना हो, जिनको मैं ना कर सकूं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, किसी पर्टिकुलर विद्वान की कोई बुक है वो भी मैं मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छा खासा एक लाइब्रेरी मैंने तैयार कर रखी है अपने ऑफिस के अंदर ही, ठीक है ना। वाईफाई जोन है, लाइटिंग है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा किया है। तो फर्नीचर वगैरह काफ़ी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। उसके बाद ही मैंने ये चालू किया है। अभी भी काम चल रहा है। ये तो सारी चीज़ें खैर चलती रहेंगी दोस्तों, लेकिन आप लोग ये 500 प्लस करना है हमें 35 से 40 डेज में, ठीक है ना। मुझे ये चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। पैसे की चिंता मत करो, RS की चिंता मत करो, वो मैं लगा दूंगा, मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। शिवानी मेरे से बोली कि सर अब अपनी शिवानी शिवानी का सर आप मुझे अगर पोल साइंस में
पोल साइंस में अगर गाइड करेंगे तो फ़ी कितनी लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जब तुम कर लोगी, जब JRF निकाल लेना तब हमसे मिलना, तब हम आपको बता देंगे हमारी फ़ी क्या है। ठीक है ना, हमारी फ़ी क्या है। शिवानी है भैया JRF करके इस बार आई तो कहने लगा सर फ़ी क्या है। मैंने कहा ये जो तुमने JRF किया है ना, यही मेरी फ़ी है, यही मेरी फ़ी है, यही मेरी फ़ी है। ठीक है ना, तो मैंने कहा यही मेरी फ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे की चिंता मेरे को नहीं है। मैं इतने रुपए की नौकरी आज से 1 साल पहले छोड़ दी मैंने। ठीक है ना, छोड़ दी किस लिए, PhD करने के लिए और आपका पोल साइंस की डीप नॉलेज के लिए, ठीक है ना, डीप नॉलेज के लिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए, तो मुझे पैसा नहीं है। आज 45,000 थी, अब तक कम से कम नहीं भी तो ये 55 से 60 तक हो गया होता, 60,000 तक हो गया होता। लेकिन मैंने क्या हुआ, पैसे को मैंने कभी महत्व नहीं दिया। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है ना, आप लोग बेफिक्र रहिए। वो जितना भी खर्चा आएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और 500 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो ये शस्त्रों के प्रतिस्पर्धा से वो है, संबंधित है। अब इसमें क्या होगा कि दोस्तों ना, कि हर कोई ना आशंका में रहता है, भय में रहता है, डर में रहता है और अंधाधुंध हथियारों को एकत्रित करता चला जाता है। हाँ चेक कर लो भैया, आप चेक करो चल रहा है? नहीं आ रहा भैया, यहाँ से वैसे दिक्कत नहीं है भैया, मैंने यहाँ से चेक किया। दिक्कत तो यहीं से है सारी। यहाँ से आपका वैन पोर्ट हिल जाता है, ये वाला पोर्ट आपको मैं बताया भी था खराब है, अपने आप ही हिल जाता तो है। ये पोर्ट कैसे चेंज होगा। ये मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा। मैंने वो करके देखा इस तरह की, देख रहे हो अपने आप ही निकल गया। अब ये तो सर्दी है भैया, तो वायर तो वो टाइट होगी ना वो। अभी देखो चल रहा होगा। नहीं आया। 1 मिनट आपको दिक्कत है। उन्होंने वहां से चेक किया था, वो कहते नहीं आ रहा है यहाँ से। ये देखो अपने आप बंद चालू हो रहे हैं, सारी लाइटें अपने आप जलने लग जाती है, बंद चालू। भैया मैं इसको चलो चेंज करवा दूं, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा हुआ, पता चले इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे और फ्री में लग जाएंगे। नहीं आप इसे पहले चेक करवा लो। अभी चल रहा है, नहीं बंद चालू इसे मैं ले जा रहा हूँ निकाल के ऑफिस से चेक करने के लिए। ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। चेक हो जाएगा तो ज्यादा वो रहेगा, हाँ बढ़िया। चेक कर लो, कोई बात नहीं। चेक करके आपको बता देंगे। लाइट जला दो। प्रिज्मा तो क्या है, ये आपका शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा है। इसमें क्या होता है कि हर एक क्या होता है कि वो हर कोई जो देश है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, प्रतियोगिता में लगते हैं कि भाई उसके पास, अच्छा उसके पास 50,000 सैनिक है, मैं 60,000 सैनिक रखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने 60,000 किया तो वो 50,000 वाला वो क्या करेगा, 20,000 और सैनिक एकत्रित करके अपनी जो शक्ति है उसको, सैनिक शक्ति को उसको 70,000 कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से मिसाइल्स में होगा पनडुब्बी। अच्छा उसके पास, हम इंडिया के पास 50 पनडुब्बियां हैं, तो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, मेरे पास 100 होनी चाहिए। जैसे उसके पास 100 होंगी, हिंदुस्तान कहेगा अच्छा तो तू मेरे बराबर ताकत लेके पहुंच गया है, चल 50 पनडुब्बियों का और ऑर्डर देगा। इसी तरह से परमाणु अस्त्र, हर चीज में क्या होगा, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। अब क्या है, ये देखो ये बात कर रहा है कि ये सिद्धांत इस अवधारणा में विश्वास करता है कि दूसरे राष्ट्र से अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र प्राप्त किए जाएं। ठीक है ना, क्या बहुत ज़्यादा अस्त्र प्राप्त किए जाएं। अभी कथन और कारण तर्क वाला आ गया। क्या है, शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्ण स्थिति में फलीभूत होता है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा है, ये सही है कथन। यथापूर्व स्थिति का समर्थन करता है शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य अभिनेता या कर्ता होते हैं, ये भी कथन सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं होगी।
बिल्कुल सही बात है, ये व्याख्या नहीं है, क्योंकि तो देखो कितना फर्क कुछ मिल ही नहीं रहा इसका कुछ हाथ पैर। शक्ति संतुलन विषय राजनीति तथा पूर्व स्थिति की बात करता है अंतरराष्ट्रीय, ये यथार्थवाद की बात कर रहा है, यथार्थवाद की, ठीक है ना, यथार्थवाद है ना, क्या है यथार्थवाद। अगर इसमें होता कि तो इसका कहीं भी से भी कोई मेल नहीं है, कथन दोनों सही है, कथन दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा। ए क्या होगा, व्याख्या करता है, ठीक है ना, क्या है, ए क्या होता है व्याख्या करता है, बी क्या है क्या बोलते हैं, कथन दोनों सही है। 1 मिनट लिख ही देता हूं, ए ऑप्शन एक क्या होगा, ए सही, बी सही, ए बी की व्याख्या करता है, ठीक है ना, व्याख्या करता करता है, ठीक है ना, ये बी नहीं ये आर हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया आर हो गया, यहाँ पे भी ये आर हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ए सही, आर सही, ए आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही, आर गलत। चौथा क्या हो गया, ए गलत, आर सही। तो ये चीज हो गया, तो आपको क्या रखना है, ये चीजें, क्यों, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो मैक्स वेबर ये यथार्थवाद से संबंधित है, एच कार्बी हैं और मॉर्गनथाउ भी हैं, हक्सले जो हैं, एल्डो हक्सले, ये यथार्थवाद के समर्थक नहीं है। तो ये बात आप याद रखना, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है ना, एक लिस्ट बना लेना, यथार्थवादी आदर्शवादी हो गए ऐसे, उसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा नाम नहीं है, आपको वैसे इजीली याद हो जाएगा। तो जो मार्क ये हैं आपके समर्थक हैं, मैक्स वेबर, कार, मार्गनथाउ हो गए, आपका थ्यूसिडाइडस हो गए, इंडिया का मैकियावेली हो गया आपका, सॉरी इंडिया का जो हो गया कौटिल्य हो गया, मैकियावेली हो गया आपका, हॉब्स हो गए, ये सब क्या है यथार्थवादी विचारक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद के लिए सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय हित को महत्व देता है ये, जिसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई है, बिल्कुल सही बात है। जिसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शक्ति जिसके पास होगी तो राष्ट्रीय हित अपने आप पूर्ति हो जाती है। राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित की शक्ति का, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है, इसका सी होगा सही उत्तर, क्या होगा सी, कि ए सही, आर गलत, ये है इसका होगा, क्यों, क्योंकि राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित का स्थिर हित ही नहीं लगाते, स्थिर, अस्थिर, मार्मिक, पढ़ा था ना हमने, अमार्मिक, ठीक है ना, है ना, इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। क्या ये राष्ट्रीय हित कई तरह के बताते हैं, एक तो स्थिर हित वो होते हैं जैसे भौगोलिक सुरक्षा हो गई, जैसे आपका देश की एकता अखंडता हो गई, ठीक है, भौगोलिक सुरक्षा हो गई, ये क्या होते हैं, ये आपके स्थिर हित होते हैं, इसको लेके कोई भी देश कोई समझौता नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी अपने देश की एकता अखंडता के लिए और भौगोलिक सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करता। दूसरे ऐसे हित होते हैं जो होते हैं अस्थिर हित, जो समय के साथ बदलते रहते हैं और जिसको लेकर कोई एक बार को समझौता कर भी लेगा, क्या कर लेगा, एक बार को समझौता कर भी लेगा, लेकिन स्थिर हितों के लिए कोई परिवर्तन नहीं है। क्या हम चाहेंगे कि हमारी 2 इंच जमीन भी पाकिस्तान ले, नहीं चाहेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारा स्थिर हित है, हम नहीं चाहेंगे। लेकिन लेकिन जो अस्थिर हित होंगे, कि अस्थिर हित ये हो गए कि भाई जैसे हमारा देश साधन संपन्न रहे, खाद आपूर्ति खूब सारी रहे, लेकिन फिर भी किसी दूसरे देश में अगर सूखा पड़ता है, अकाल आता है या खाद्य पदार्थों की कमी होती है, तो भी हम उसे खाद्य पदार्थ दे देते हैं, जबकि फायदा हमें किसमें है कि हम उसे ना दें। तो ये क्या हो गया, अस्थिर हित हो गया, ठीक है ना, इसमें हम समझौता कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मानवता के नाते नाते हम उसको टमाटर आलू भिजवा देते हैं, ठीक है, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अस्थिर हित, ठीक है। तो ये क्या है, राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित का अर्थ स्थिर और अस्थिर दोनों में लगाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है बनाने वाले ने, और शिवानी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, उसने इसका जो आपका बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो, आएगा ही आएगा। यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? कहते हैं कि मार्गेनथाउ का जो यथार्थवाद के मूलभूत सिद्धांत उसने दिए हैं, जो विचार दिया है, उसमें कौन सा नहीं है? तो मानव की जड़ें मानव प्रकृति में है, राजनीति की जड़ें, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कहता है जैसा मानव का स्वभाव होगा वैसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होगी। और मानव का स्वभाव कैसा है? लालची है, लोभी है, और क्या है? झगड़ालू है। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कैसी होगी कि इसके अंदर लालच होगा, झगड़ा युद्ध होगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात ये करते हैं मार्गेनथाउ। राजनीति स्वसंचालित होती है। राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्या सत्ता के राष्ट्रीय हित क्या है? सत्ता प्राप्त करना, मतलब शक्ति प्राप्त करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हित क्या है? कि शक्ति प्राप्त करना। आप शक्ति प्राप्त करते हो तो आपके राष्ट्रीय हित अपने आप पूर्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में ये गलत है, ये आदर्शवाद का कथन है, आदर्शवाद का कथन है, ठीक है। राजनीति स्वचालित होती है, ये भी वाक्य सही है कि राजनीति क्या बोलते हैं? अपने आप स्वचालित होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ठीक है। देखें उत्तर बिल्कुल सही है, सही कहा इन्होंने। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य में विकास के निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति है? उदारवादी परिप्रेक्ष्य में, ये दोस्तों ये यथार्थवाद में नहीं है। तो थॉमस हॉब्स, ये तो यथार्थवादी हैं, यथार्थवादी हैं। क्या कहते हैं? ये मानव स्वभाव को कैसा मानते हैं? झगड़ालू, दुराचारी, लालची, लोभी मानते हैं, ठीक है ना, लोभी मानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए क्या होती है? प्राकृतिक अवस्था में लड़ाई झगड़ा मारपीट काट रहता है, ठीक है। हेनरी किसिंजर, ये आपके यूएसए के विदेश मंत्री थे, ठीक है ना, बहुत बहुत वो है। मार्गेनथाउ ये भी इसी तरह की बात करता है, लालच और लोभी की बात करता है, ठीक है ना। और ये कौन है? वुडरो विल्सन, ये शांतिवादी है दोस्तों, शांतिवादी है, आदर्शवादी हैं, ये आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी हैं, ठीक है ना। कांट, ये आदर्शवादी हैं। ग्रीन, ठीक है ना, ये क्या है? ये सब क्या है? ये आपको अंतरराष्ट्रीय शांतिवादी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वुडरो विल्सन आपका सही आंसर होगा, बी सही उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल बी सही उत्तर है। तो दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे। तो मैं शिवानी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो और आप सभी दोस्तों का भी धन्यवाद, आप लोग बड़े ध्यान से बड़ा टाइम देते हैं और सुनते हैं मेरे लेक्चर्स को, और मेरे लिए आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे नज़र आता है, जब भी मैं सुबह देखता हूँ एक आधा सब्सक्राइबर, एक दो सब्सक्राइबर मेरे बढ़े रहते हैं। तो ये सब आप लोगों का ही प्रयास है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसके बचे हुए करेंगे, ठीक है ना, 2-3 क्लास इसी भी चलने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट जो है फिर अब वो फिर बाद में चालू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।